नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की सुबह की सुर्खियों के साथ। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के अनुसार आगामी 1 नवंबर से कई राज्यों में शुरू हो सकती है मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कुआलालंपुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, स्थिरता और समृद्धि पर होगी चर्चा। दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर बना हवा का कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान मोथा में बदला। अगले 12 घंटों में मोथा तूफान के तेज होकर भीषण चक्रवाती तूफान बनने की संभावना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तुर्की में जारी बातचीत के बीच सीमा पर फिर भड़का संघर्ष। भीषण गोलीबारी के बीच तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के 5 जवानों को मार गिराया। और आस्था और परंपरा के पर्व छठ का आज तीसरा दिन। व्रती लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर करेंगे सुख समृद्धि की कामना। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग आज एक अहम घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर आज अपना कार्यक्रम घोषित कर सकता है। इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी आज शाम 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव आयोग ने अपने 24 जून के आदेश में कहा था कि पिछले 20 सालों में मतदाता सूची में बड़े बदलाव हुए हैं। आयोग के अनुसार इस दौरान तेज शहरीकरण, शिक्षा, रोजगार और अन्य कारणों से जनसंख्या का पलायन एक सामान्य प्रवृत्ति बन गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पुनरीक्षण प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू हो सकती है। पहले चरण में इसे उन राज्यों में लागू किया जाएगा जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आज भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। कार्यक्रम के तहत भारतीय समय अनुसार दोपहर 1 बजे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 6:30 पर गाला डिनर का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर जयशंकर इस दौरान क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक साझेदारी, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक में स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन में आसियान देशों के 11 सदस्यों के साथ साथ प्रमुख साझेदार देशों के नेता भी शामिल हो रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल आसियान शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से उसे संबोधित किया था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई के मझगांव डॉक पर लाभार्थियों को अत्याधुनिक डीप सी फिशिंग वेसल्स यानी गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाएं वितरित करेंगे। यह कार्यक्रम सहकारिता आधारित डीप सी फिशिंग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल को प्रदर्शित करेगा। इन नौकाओं का वितरण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत किया जा रहा है। प्रत्येक नौका की लागत लगभग 1.2 करोड़ रुपए है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC और भारत सरकार के मत्स्य विभाग का वित्तीय सहयोग शामिल है। इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत और ब्लू इकोनॉमी की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है। ये कार्यक्रम भारत के समुद्री मत्स्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण, सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई नौकाएं मछुआरों को भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ और हाई सीज में संसाधनों के दोहन की सुविधा देंगी, जिससे विशेषकर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाली मछलियों जैसे कि टूना की पकड़ बढ़ेगी और भारत के समुद्री निर्यात को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही अमित शाह इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का भी उद्घाटन करेंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात कर लेते हैं तो यहां सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी कर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके नतीजों के प्रसारण पर सख्त पाबंदी लगा दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 7 नवंबर सुबह 7 बजे से लेकर 11 नवंबर शाम 6:30 तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल कराने या उनके नतीजे प्रसारित करने पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया अधिनियम 1951 की धारा 126(a) के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी कर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों से एग्जिट पोल आयोजित करने और उनके परिणामों के प्रचार करने पर यह रोक लगाई है। आयोग ने साफ चेतावनी दी है कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं। 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट के जरिए 2005 से पहले के बिहार की स्थिति को याद करते हुए तत्कालीन आरजेडी सरकार पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि उस समय राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था और लोग शाम 6 बजे के बाद घरों से निकलने से डरते थे। नीतीश कुमार ने लिखा है कि 2005 में सरकार बनने के बाद उनकी प्राथमिकता कानून का राज स्थापित करने की रही और अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। उन्होंने बताया कि उस समय बिहार पुलिस में केवल 42,481 पुलिसकर्मी थे, जबकि अब संख्या 1.25 लाख से ज्यादा हो चुकी है। राज्य में थानों की संख्या 817 से बढ़कर 1,380 कर दी गई है और पुलिस को आधुनिक हथियारों और वाहनों से लैस किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2013 से पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आदिवासी महिला स्वाभिमान बटालियन का गठन किया गया। आज बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी देश में सबसे अधिक है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब राज्य में डर और भय का वातावरण नहीं, बल्कि प्रेम, भाईचारे और शांति का माहौल है। उन्होंने दावा किया कि बिहार अब सुशासन और खुशहाली का प्रतीक बन चुका है और बिहारी कहलाना अब गर्व की बात है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच कांग्रेस ने फर्स्ट फेज के चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए स्टार प्रचारकों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह और अधीर रंजन चौधरी बिहार में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हवा का कम दबाव का क्षेत्र तीव्र होकर मोन्था नामक चक्रवाती तूफान में बदल गया है। चक्रवाती तूफान मोन्था बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भाग में बना हुआ है। ये पिछले 3 घंटों में लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा है। इसका केंद्र चेन्नई से लगभग 600 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व, काकीनाडा से 680 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व और पोर्ट ब्लेयर से 790 किलोमीटर पश्चिम में है। अगले 12 घंटों में इसके और तेज होकर भीषण चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। मंगलवार की शाम या रात तक यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के आसपास के तट को पार कर सकता है, जिसमें हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। दूसरी ओर अरब सागर में बना दबाव क्षेत्र फिलहाल स्थिर है और अगले 24 घंटों में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ सकता है। चक्रवात की वजह से आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मछुआरों से अगले कुछ दिन तक समुद्र में न जाने की अपील भी की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की बेल्जियम यात्रा पर ब्रसेल्स पहुंचेंगे। पीयूष गोयल यूरोपीय संघ के कार्यकारी उपाध्यक्ष और यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। ये यात्रा भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर जारी वार्ता के महत्वपूर्ण चरण में हो रही है। दोनों पक्ष व्यापक, संतुलित और परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रयासों को तेज करने में जुटे हैं। इस समझौते के लिए इस महीने के शुरू में 14वें दौर की वार्ता शुरू हुई थी। पीयूष गोयल की इस यात्रा का उद्देश्य वार्ता को रणनीतिक दिशा और राजनीतिक गति प्रदान करना है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के बाजार पहुंच, गैर शुल्क उपाय और नियामक सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होने की संभावना है। यात्रा के दौरान अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी और अधिक समन्वय की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। ब्रसेल्स के पीयूष गोयल यूरोपीय व्यापार आयुक्त सेफकोविच के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसके बाद रात्रि भोज में दोनों नेताओं द्वारा भारत यूरोपीय संघ व्यापार और आर्थिक साझेदारी मजबूत करने की साझा महत्वाकांक्षा की पुष्टि किए जाने की भी संभावना है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। नई स्कूटी, कांग्रेट्स। कैब और रिक्शे का चक्कर बंद, अब घर से सीधे कॉलेज और शायद पार्ट टाइम जॉब भी। नई जीएसटी से स्कूटी और बाइक हुए 8,000 रुपए तक सस्ते। नए जीएसटी से आसान हो रही है यूथ की जिंदगी। भारत मना रहा है बचत उत्सव। बधाई हो बधाई। हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सेशल्स के दौरे पर हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति ने सेशल्स के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति डॉक्टर हर्मनी को भारत की ओर से हार्दिक बधाई दी गई और भारत और सेशल्स के बीच घनिष्ठ, दीर्घकालिक और विश्वासपूर्ण संबंधों को दोहराया गया। साथ ही उपराष्ट्रपति ने सेशल्स में रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। सेशेल्स के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। CP राधाकृष्णन ने डॉक्टर हर्मिनी को सेशेल्स के राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह के पहले CP राधाकृष्णन ने भारतीय समुदाय के एक समारोह में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। I am especially delighted to meet with you, the Indian diaspora, whose presence here is a living testament to the enduring friendship between our 2 countries. इसके बाद उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। भारत और सेशेल्स अपने ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन की ये यात्रा द्विपक्षीय सहयोग में एक नया अध्याय जोड़ेगी। सेशेल्स भारत की विजन महासागर नीति और ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण भागीदार देश है। अपनी यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने भारत सेशल्स के रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो साझेदारी है ये दोनों देशों को भविष्य में और पास लेकर आएगी और इसमें भारतीय समुदाय का एक अहम हिस्सा रहेगा। कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ DD न्यूज़ के लिए सेशल्स से मैं जयंती झा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 2 दिवसीय यात्रा पर सेशल्स पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन के तहत एक सुरक्षित हिंद महासागर के लिए सेशल्स एक महत्वपूर्ण भागीदार है। दूसरी तरफ वहां रह रहे भारतीयों का कहना है कि वे सेशल्स में व्यापार और कारोबार में मजबूती से जुड़े हैं और भारत में हो रहे विकास की भी सराहना करते हैं। सेशल्स में भारतीय सामान की बढ़ती उपलब्धता से भी वे काफी खुश हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट इस समय आज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सेशल्स के रिलेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत साल हो गए हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से जब इंडिया वापस जाते हैं तो इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हमें दिखाई देता है। लखनऊ में खास तौर से, क्योंकि हम लखनऊ ही के हैं, तो वहाँ पे हमें वहाँ की रोड्स बहुत अच्छी दिखाई देती हैं और काफ़ी साफ दिखने लगा है अब। और यहाँ हिंदुस्तानी भी अब बहुत बढ़ गए हैं और वहाँ का सामान हमें भी यहाँ बहुत मिलने लगा है, वो बहुत अच्छा लगता है। आज हमारा उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी इधर आ रहे हैं, तो इट इज़ ए ऑनर फॉर अस। चेंज आ जाएगा, इसीलिए इधर गवर्नमेंट भी बदला हुआ है। क्रूशल मोमेंट में एक उपराष्ट्रपति का रोल में इधर विजिट कर रहा है। इट बिल्ड्स ए वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप। ऐसा सेशल्स के
साथ इंडिया के साथ बहुत लंबा रिश्तेदारी तो है। इधर तो इंडियंस के लिए तो बहुत लेगेसी है। इधर अच्छा तरफ से इंडियंस इधर ग्रास रूटेड लेवल में है, सब लोग बिजनेस एंड ट्रेडिंग में भी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सेशल्स दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति के दौरे के दौरान सेशल्स में रह रहे भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सेशल्स में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। भारतीय समुदाय के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशल्स दौरे के बाद भारतीयों का सेशल्स में सम्मान बढ़ा है और दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर सेशल्स पहुंच चुके हैं और यहां पर उन्होंने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की और भारतीय समुदाय से हमारे साथ धर्मवीर शर्मा जी यहां मौजूद हैं जो कि यहीं रहते हैं। उनसे जानना चाहेंगे किस तरह का अनुभव उनका रहा। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा, हमने देखा कि उपराष्ट्रपति जी के साथ आपने फोटो भी कराई, उन्होंने क्या कहना चाहेंगे, कितना बदलाव भारत और सेशल्स के आज के समय में आपको नजर आता है और कितनी गहरी मित्रता दोनों देशों के बीच? मित्रता धीरे धीरे जो है यहाँ पे बढ़ती जा रही है। 2013 से मैंने सेशल्स इंडिया डे में मैं काफ़ी इन्वॉल्व हुआ हूँ, तो उससे क्या हुआ है कि जो सेशल्स के लोग हैं और इंडिया के जो लोग हैं वो आपस में नज़दीक आते जा रहे हैं। तो हर सेशल्स इंडिया डे जो हम अक्टूबर में मनाते हैं, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं नागरिक, वो बहुत अपना उनका उत्साह बहुत ज़्यादा होता है। हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति जी हमारे पास आए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में आपको क्या लगता है कि नया भारत है जिसको आज पूरी दुनिया देखती है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं तो हम लोगों में देखा है कि हमारी जो भारत की जो छवि है वो काफ़ी उभर रही है। मतलब लोग हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये तो रही धर्मवीर जी की बात, किस तरह का इनका अनुभव रहा। और भी भारतीय समुदाय के जो लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं इस जगह पर, उनसे भी आइए जान लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है और किस तरीके से वो भी अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। यहाँ सेलिब्रेशन में तमिल फेस्टिवल्स और सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली सब गुजराती सब फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं और कभी कभी बंगाली फंक्शन भी सेलिब्रेट करते हैं। हमारा पुराना प्रेसिडेंट, उनके रूट्स बिहार से थे, वो लोग मॉरिशस गए थे, वहाँ से आए थे। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू हो गई हैं। कोलकाता के ग्वांगझू के लिए पहली उड़ान 26 अक्टूबर को रवाना हुई। इंडिगो की फ्लाइट 6C1703 ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी। ये उड़ान लगभग 176 यात्रियों को लेकर चीन के ग्वांगझू बाइयून इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत और चीन के बीच सभी डायरेक्ट उड़ानें बंद कर दी गई थी। हालांकि अब इंडिगो ने कोलकाता और ग्वांगझू के बीच नॉन स्टॉप डेली फ्लाइट शुरू कर दी है। इसके अलावा दिल्ली ग्वांगझू रूट पर 10 नवंबर से और दिल्ली शंघाई रूट पर 9 नवंबर से उड़ानें फिर से शुरू होंगी। ये कदम दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को नई गति देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। आस्था और परंपरा के पर्व छठ का आज तीसरा दिन है। आज व्रत रखने वाले लोग भगवान भास्कर को डूबते वक्त अर्घ्य देंगे और उनकी आराधना करेंगे। लोग अर्घ्य के साथ ही अपने परिवार की सुख शांति की कामना भी करेंगे। आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और देश भर के छठ घाटों की छटा देखते ही बनती है। भगवान सूर्य की आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। कठोर तप और सदियों की आस्था समेटे हुए छठ पर्व पर व्रती महिलाएं अपने परिवारों के साथ आज छठ घाटों की ओर प्रस्थान करेंगी। छठ पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि डूबते समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की समस्याएं दूर होने की भी मान्यता है। ढलता हुआ सूर्य व्यक्ति के जीवन में मेहनत और तपस्या के फल प्राप्ति के समय को दर्शाता है। मान्यता है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में संतुलन और शक्ति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में सीता ने गंगा तट पर छठ पूजा की थी और महाभारत काल में द्रौपदी के भी गढ़मुक्तेश्वर में छठ पूजा करने की पौराणिक कथा लोकप्रिय है। छठ पूजा को हठ योग से भी जोड़ा जाता है, जब महिलाएं बिना कुछ खाए पानी में खड़े होकर सूर्य की आराधना करती हैं।
माना जाता है कि बिना भोजन किए लगातार पानी में खड़े रहने से अशुद्ध जीवाणु भी खत्म हो जाते हैं। ये भी मान्यता है कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने से चर्म रोग नहीं होते, जबकि इससे आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। इस पूजा का बहुत बड़ा अपना महत्व है। ये सूर्य भगवान ही एक ऐसे भगवान है जिनको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करते हैं। तो बस यही है, सब भगवान का हम लोग कोई रूप नहीं है, लेकिन इनको हम लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ये महत्व है इस पूजा का, जिनको हम लोग 4 दिनों से बहुत नियम कानून से सब चीजों का पूजा पाठ इसमें किया जाता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना जीवन चक्र से भी जोड़ा जाता है। इसका अर्थ होता है कि जो कुछ भी अस्त होता है वो दोबारा उदय भी होता है। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना कठिन समय के बाद अच्छे दिन के आने की उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। वैदिक कालखंड में भी सूर्य की उपासना ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए की जाती थी और छठ महापर्व भी इसी प्राचीन प्रथा का हिस्सा है। छठ पूजा का महत्व है कि ये स्वास्थ्य के लिए करते हैं। हमारी जो पुरानी परंपरा है वह स्वास्थ्य पर ही बना हुआ है। आज हम लोग उसी का पुनरावृत्ति करते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रहें। सूर्य भगवान जो है, जो सदा हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे। महानगरों से लेकर छोटे शहरों और गांवों तक छठ घाटों को केले के पत्तों और बांस से सजाया गया है। 36 घंटे का कठिन व्रत रख रही महिलाएं बच्चों के साथ घाटों पर भगवान भास्कर की उपासना करेंगी। अपने इष्ट देव सूर्य से संतान सुख, स्वास्थ्य और सफलता की कामना करेंगी। डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा हर परिस्थिति को स्वीकार कर ईश्वर का आभार व्यक्त करने की होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बनारस घराने के मशहूर शास्त्रीय गायक पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्र की स्मृति में राजधानी दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में देवी फाउंडेशन के तत्वाधान में कल श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शास्त्रीय गायक पद्मभूषण पंडित साजन मिश्र, दिवंगत पंडित छन्नूलाल मिश्र के पुत्र रामकुमार मिश्र और पौत्र राहुल मिश्र सहित शास्त्रीय संगीत जगत की नामी गिरामी हस्तियों ने पंडित छन्नूलाल मिश्र को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का देहांत 2 अक्टूबर को हुआ था। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने भी पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्र को अपनी श्रद्धांजलि दी और शास्त्रीय संगीत के लिए उनके योगदान को याद किया। दिल को छूने वाला और आपको आपकी जो एक आध्यात्मिक जो एक तृप्ति है उस तक पहुंचाने वाला उनका संगीत था और उनके चले जाने से पूरे जो हमारा एक अध्यात्म संगीत का एक क्षेत्र है, दुनिया है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्र को श्रद्धांजलि देने आए लोगों ने भी अपने अपने ढंग से उन्हें याद किया। हम लोग सब श्रद्धांजलि देंगे, थोड़ा संगीत भी होगा जिसमें कि हमारे पुत्र राहुल तबला बजाएंगे, मैं भी बजाऊंगा, कुछ और यहाँ युवा जो दिल्ली के और भी कलाकार हैं, संतूर है, वायलिन है, वो लोग भी साथ में होंगे। तो इस तरह का जो है उनको हम लोग नादांजलि एक तरह से कह सकते हैं, उनको देंगे, उनको याद करेंगे। छन्नूलाल जी की तरह तो म्यूजिशियन होना, संगीत होना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ी क्षति है हम लोगों के लिए, लेकिन ये अच्छा ये है कि उनका संगीत हम लोग संजो सके। अच्छे आयु में वो गए हैं और संगीत जगत को अपना जो ज्ञान है वो दिखा के गए हैं, बांट के गए हैं। उनके शिष्य लोग अच्छा कर रहे हैं, उनके बेटे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अपनी परंपरा को वो आगे ले जाएंगे। और कोई भी जाता है तो दुख तो होता ही है, तो हम सभी दुखी हैं और ईश्वर से बस यही कामना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। तुर्की के इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता के बावजूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ताज़ा झड़पें हुई हैं। अफगानिस्तान सीमा के पास हुई झड़प में तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के 5 जवान को मार गिराया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने भी तालिबान के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। पाकिस्तान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र कुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में तालिबानी सैनिकों के उसकी सीमा में घुसपैठ और आतंकियों के पनाह का आरोप लगाया है। वहीं तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान अफगान संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 2025 आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप का अंतिम लीग मैच आज बारिश के कारण बिना किसी परिणाम के रद्द कर दिया गया।
डकवर्थ लुईस टर्न के संशोधित लक्ष्य 27 ओवरों में 126 रनों का पीछा करते हुए भारत ने 8 ओवर और 4 गेंदों में बिना किसी नुकसान के 57 रन बना लिए थे। जब मैच रद्द कर दिया गया तब स्मृति मंधाना 34 और अमनजोत कौर 15 रन बनाकर खेल रही थीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं नया सवेरा, मेरे और मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।